धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। हालांकि हो सकता है इस खबर से आप रूबरू हो भी चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे पहलू होते हैं हर खबर के और उसको कई तरीके से देखा और समझा जाना चाहिए। दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया और ये दिल्ली दंगे से जुड़े हुए एक मामले में जुर्माना लगाया है। इसलिए लगाया है क्योंकि पुलिस लगातार शिकायतें देने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश तो दिया ही दिया, साथ ही जुर्माना भी लगा दिया। तो इसके बाद कई सारे सवाल पैदा हो जाते हैं, जैसे पहला यही कि ये मामला कौन सा है, आखिर कौन से मामले में अब जाके 1.25 साल बाद, क्योंकि दंगे तो पिछले साल फरवरी 2020 में हुए थे, अदालत से किस मामले में आदेश हुआ है। दूसरा, इस आदेश को कैसे देखा और समझा जा सकता है, क्या ये दूसरे मामलों पे भी कुछ असर डालेगा। और तीसरा और अहम सवाल जो मैं अपनी तरफ से पूछना चाहता हूँ एक पत्रकार होने के नाते, क्या अदालत के द्वारा दिए गए आदेशों के बाद दर्ज हुई एफआईआर जो होती हैं वो कुछ महत्ता भी रखती हैं, या पुलिस वाले उनको कुछ मानते भी हैं, या यूं ही कि अदालत ने आदेश दे दिया ठीक है एफआईआर दर्ज कर दो, एक तरफ डाल दो, पेंडिंग में डाल देते हैं, उनकी जांच नहीं करते। इन्हीं सवालों के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले को पैरवी कर रहे एडवोकेट महमूद पराचा। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया अकरम रईस साहब। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ये मामला क्या है, थोड़ा सा आप ब्रीफ करें, और किस इलाके का ये मामला है, किस दिन का ये मामला है। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा, आपने बहुत ही सटीक सवाल पूछा कि अदालतों द्वारा जो एफआईआर होती है उसमें इन्वेस्टिगेशन तो पूरी पुलिस करती है, उसके बाद भी तो क्या वो उसको इज्जत देते हैं या नहीं। तो ये सवाल आमतौर पे ऐसा ही जर्नलिस्ट कोई पूछ सकता है जिसे जमीन की जर्नलिज्म की समझ हो, कोर्ट की जमीनी हकीकतों की समझ हो। तो मैं इसका जवाब तो दूंगा ही, लेकिन मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। मुझसे बड़े बड़े जर्नलिस्टों ने इंटरव्यू लिया, लेकिन ये वाला बुनियादी सवाल किसी ने नहीं पूछा। खैर, ये पहली बात तो ये है कि ये जो एक बड़ी साजिश जिसकी तरफ हम लोग इशारा कर रहे हैं बहुत दिन से, और जिसकी वजह से हमारे ऑफिस में भी रेड हुई और बाकी सारे वकीलों पे भी दबाव बनाया गया, आप जैसे पत्रकारों पे भी दबाव बनाया गया और सोशल वर्कर्स पे भी दबाव बनाया गया, मगर कुछ सोशल वर्कर, आप जैसे पत्रकार और वकील डटे रहे। और अगर वो ना डटे रहते तो ये जो फैसला आया है, जो सारी से साजिश रची जा रही थी, जो होम मिनिस्ट्री में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अमित शाह साहब, कपिल मिश्रा साहब, दिल्ली पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारी और दूसरे लोगों के साथ मिलके आरएसएस और बीजेपी के जो ऑफिस बेयरर्स भी थे और उनके कार्डर्स भी जो थे, जिन्होंने हमले कराए सीए एनआरसी का पीसफुल प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए और उसको खत्म कराने के लिए, ये बुनियादी साजिश की तरफ हम शुरू से इशारा कर रहे थे। और इसमें पुलिस पूरी तरीके से मुलव्विस है, इस बात को कह रहे थे हम। तो ये ऑर्डर जिसमें फाइन भी लगाया गया है, हमें ये भी कहा गया है कि आप खुद भी इजाजत दी गई है इस बात की और आजादी दी गई है कि आप खुद पुलिस के खिलाफ ये झूठी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एफआईआर दर्ज करें। और कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी ये कहा गया है, 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हुई हैं कि आप जो है इस बात के लिए क्या कदम उठाएंगे कि आइंदा से ऐसी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन ना हो, उसकी भी खबर अदालत को दें। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे सारा नैरेटिव जो तैयार हो रहा था अब तक, इसमें इतनी ताकत है इस ऑर्डर में कि उसको सब बदलने में मदद करेगा और एक दूसरे डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में सारी बातें बढ़ेंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 3 चीज़ें आपने जिक्र किया, लेकिन मैं यहाँ एक शख्सियत का जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि पुलिस की भूमिका पे हम पहले दिन से सवाल उठा रहे थे और आज अदालत में इससे भी साबित हो रहा है कि पुलिस की भूमिका वाकई में संदिग्ध है, तभी तो अदालत ने 25,000 रुपये पेनल्टी लगा दी। मिस्टर सूर्या, जो उस वक्त वहाँ पे डीसीपी थे, कपिल मिश्रा के बगल में खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, जिनको कपिल मिश्रा हड़का और धमका रहा था खुलेआम, वो वीडियो पूरी दुनिया ने देखा है, देश ही नहीं। अब वो कह रहे हैं कि मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि मैंने दंगों के दौरान बहुत अच्छा काम किया है। वो खबर आपकी नजर से गुजरी? जी, एकदम गुजरी। और खास तौर पे जो फाइन लगा है, इसमें साफ साफ लिखा है जो आज के डीसीपी हैं वो इंक्वायरी करेंगे इस बात की भी कि एसएचओ भजनपुरा और उसके सुपीरियर ऑफिसर्स कौन कौन शामिल थे ये एफआईआर ना होने देने में, और कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी। और ये इन्वेस्टिगेशन जो कि एक, इसका बैकग्राउंड में भी आपको बताऊंगा, तो डीसीपी
वेद प्रकाश सूर्या साहब के ऊपर एक तरह से फाइन है। ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि उन्हें 25,000 में से कितने पैसे देने, और उनके खिलाफ कोई ये अकेला ऑर्डर नहीं होगा। मैं आपको साफ साफ तौर पे बता दूं कि उन्होंने ना सिर्फ कपिल मिश्रा साहब को वहां ले जाके वो स्पीच दिलवाई, हमारे पास ऐसे भी कंप्लेनेंट्स हैं जिन्होंने डीसीपी सूर्या साहब को कपिल मिश्रा साहब के साथ साथ घूमते देखा जब कपिल मिश्रा और उनके दूसरे जो गुंडे तत्व थे वो गोलियां चला रहे थे, आगजनी कर रहे थे। तो इसीलिए हमारे ऑफिस पे भी रेड डाली गई थी ताकि इस तरह के केसों में हम कामयाबी हासिल करके संविधान के जरिए लोगों को न्याय ना दिलवा सके। मैं इसी सवाल को अगर आगे बढ़ाऊं, अपने सवाल को, फिर आगे दूसरे मुद्दों पे आना चाहूंगा। छोटा सा आपसे जवाब चाहता हूं, क्या ऐसे में अब भी उनको राष्ट्रपति अवार्ड दिया जा सकता है जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं, जो अदालत से ये नया आदेश आया है? इस बात के हर चंद पॉसिबिलिटी है कि वो जेल जाएंगे इन केसेस में। राष्ट्रपति अवार्ड वो इस बात के लिए मांग रहे हैं कि मैंने लोगों की जानें बचाई जी। दरअसल इसके बरक्स उन्होंने काम किया, ऐसे सारे सबूत हम लोगों के पास हैं। उन्होंने लोगों को मरवाया, उन्होंने लोगों को झूठा फंसवाया, उन्होंने गलत इन्वेस्टिगेशन कराई अपने महातहत अफसरों से, ताकि वो जो बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसमें ये दंगे कराने का, ये हमले कराने का इल्जाम जो है मुसलमानों के ऊपर लादा जा सके और मुल्क को बदनाम कर, यहां तक कि मुल्क के खिलाफ काम करना, यहां तक कि दहशतगर्दी के केस भी जो में भी झूठे फंसाए गए, उस सब साजिश का अहम हिस्सा है डीसीपी सूर्या साहब। डीसीपी वेद प्रकाश सूर्या के खिलाफ आपके पास बहुत सारे सबूत हैं और उनको जेल जाना पड़ेगा। अब मैं आपसे फिर अपने शुरू वाले सवाल पे आना चाहता हूं। आपने अदालत के आदेश का जिक्र कर दिया और तमाम चीजों का जिक्र कर दिया, बैकग्राउंड भी बताया, लेकिन ये मामला कौन सा है, किस दिन ये मामला घटा था, पूरा घटनाक्रम क्या है, थोड़ा सा अगर आप संक्षेप में बता पाए तो। जी, ये मैं बताना बहुत जरूरी है। ये 24 तारीख को एक घटना हुई जिसमें नासिर साहब जो अपनी बहन का इलाज करा के घर वापस आ रहे थे, उनको सामने से गोली मारी गई, एकदम आमने सामने से। उनके ही पड़ोसियों ने, जिनके नाम थे नरेश त्यागी, सुभाष त्यागी, उत्तम त्यागी, सुशील और नरेश गौड़, जो कि एक्स एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी जी। ये उनकी शिकायत है। तो 24 तारीख को उनको गोली लग गई और 12 तारीख तक वो अस्पताल में भर्ती रहे। 12 तारीख अगले महीने मार्च को वो डिस्चार्ज हुए। 19 तारीख को उन्होंने ये कंप्लेंट की, 19 मार्च 2020 को ये सब नामजद कंप्लेंट की गई। पुलिस ने जो दूसरे केसों में उनका रवैया रहा, इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की, इनके ऊपर दबाव बनाया कि आप इस तरह की कंप्लेंट करोगे तो हम आपको उल्टा फंसा देंगे वगैरह वगैरह जी। मीनवाइल पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज कर ली 25 तारीख को ही, जो की हुई थी जनरल एफआईआर, जो कांस्टेबल्स के जरिए उन्होंने अपने एक कांस्टेबल के जरिए कराई, जिसमें जनरल एफआईआर थी कि एक तरफ सीए एनआरसी के पक्ष में हिंदू लोग और दूसरी तरफ सीए एनआरसी के खिलाफ मुस्लिम पक्षों में झगड़ा हुआ, गोली चली और आगजनी हुई। 307 धारा के तहत वो एफआईआर नहीं दर्ज हुई थी। ये इसमें महत्वपूर्ण बात है। उस एफआईआर में ही इन लोगों के नाम जोड़ लिए गए, 7 मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, 7 मुसलमान, जिसमें नासिर साहब जो ये कंप्लेनेंट है, उनके अलावा अली हसन, अल्ताफ, जावेद, अमन, फैजी और अदनान। पुलिस ने कहा, जब कोर्ट में हमने मुकदमा किया बाद में जाके जुलाई के महीने में, तो पुलिस ने जवाब में ये कहा कि हमने इनकी कंप्लेंट जो है एक दूसरी एफआईआर 64 एफआईआर में, भजनपुरा की 64/20 एफआईआर में कर लिया है और उसमें मुसलमानों को ही अरेस्ट कर लिया। 5 मुसलमानों को गोली मारने के लिए अरेस्ट कर लिया, जिनके नाम सलमान, समीर और जुबैर, सुहेल और मोहम्मद शुएब है। यानी कि मुसलमानों ने ही मुसलमानों को मारा, गोली चलाई, जबकि पुलिस की बुनियादी एफआईआर ये थी कि 2 पक्ष हिंदू और मुसलमान लड़ रहे थे। तो ये लब्बो लुआब था। उसके बाद जब मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर कर दिए ऋचा मनचंदा साहिबा ने 21/10/2020 को, तो उसके खिलाफ 29 तारीख को एसएचओ साहब रिवीजन में गए यादव साहब की अदालत में 29 जुलाई को। ये एक अजीब बात है, यहां मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एफआईआर करने की शिकायत या एफआईआर करने से तकलीफ पुलिस को और एसएचओ साहब को और पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए जी। उसकी अपील अगर कोई करेगा तो ये लोग कर सकते थे, नरेश त्यागी, सुभाष त्यागी या नरेश गौड़ साहब वगैरह वगैरह। मगर क्योंकि पुलिस का और इन लोगों की सांठगांठ एकदम साफ थी, तो पुलिस के एसएचओ साहब ही रिवीजन में गए और इसमें स्टे ले लिया। और तब के बाद जब आज फाइनल फैसला आया तो कोर्ट ने यह कहा है कि हमने
हमने ये भी गुजारिश की थी कि पुलिस डायरी देखी जाए, हाईकोर्ट के रूल्स जो हैं उनके हिसाब से पुलिस ने एकदम बेईमानी से इन्वेस्टिगेशन किया और वो कोर्ट ने सारी हमारी बातें मानी और फैसला ये किया कि हाँ ये बेईमानी से की है, इसीलिए इनके खिलाफ फाइन भी है और इनके खिलाफ आपको आजादी है कि आप एफआईआर ये झूठी इन्वेस्टिगेशन करने की करें। तो आपके सवाल लेकिन ये बेहतर है। लेकिन यहाँ अभी भी तो पुलिस के पास अधिकार है ना, अगर वो लोअर कोर्ट के पास सेशन में जा सकती है तो सेशन के बाद हाई कोर्ट में भी जा सकती है ना इस एफआईआर के खिलाफ। वो नहीं दर्ज करेगी अभी, तब क्या करेंगे आप? 24 घंटे का टाइम है। हमने पहले जब ऋचा मनचंदा साहिबा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहिबा ने भी ऑर्डर किए थे तो 24 घंटे के अंदर एफआईआर करनी थी। 24 घंटे के अंदर एफआईआर नहीं हुई तो हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा रखी। अब जिस टाइम तक ये स्टे था, कल रात को 11 बजे के बाद से 11 बजे तक 24 घंटे दोबारा पूरे हो रहे हैं, तो एक और कंटेम्प्ट पुलिस करेगी। हाई कोर्ट वो जा सकते हैं लेकिन आज तक नहीं गए हैं, अभी तक कोई नोटिस हमारे पास नहीं आया। बेशक वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन बुनियादी सवाल फिर वही आएगा कि पुलिस क्यों जा रही है। पुलिस का काम तो होता है कि नासिर साहब इसमें जो कंप्लेनेंट है उनकी मदद करें, उनकी हिफाजत करें और उनके हिसाब से चार्जशीट फाइल करें। नहीं, मैं इससे भी बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि मुकदमा असली है चाहे फर्जी है, पुलिस वाले को अपनी पीठ पे तो लिखना नहीं है। मुकदमा लिखे उसके बाद जांच करे, जांच करने के बाद अगर उसे लगे कि मुकदमा गलत है तो उसको खारिज कर दे, लेकिन पुलिस मुकदमा ही दर्ज नहीं करना चाहती है, इसलिए पुलिस पे सवाल उठना लाजमी है। क्या नासिर हैं आपके साथ, उनसे थोड़ी बात की जा सके? जी जी एकदम है, हमारे साथ ही है वो। तो मैं ये आपको चेंज कर देता हूँ, लेकिन मैं आपके एक बुनियादी सवाल का जवाब दूं जिसके लिए मैं आपकी इज्जत मेरी नजर में बढ़ गई कि अब इसके बाद क्या होगा। जी, पुलिस अगर कोर्ट एफआईआर कहती है और कर लेती है तो इन्वेस्टिगेशन तो फिर उसी पुलिस ने करनी है। जी, तो उसी के लिए हमने यही आपको इस केस में भी यही हुआ है कि हमने इतने टेक्निकल पॉइंट्स और तरीके बताए हैं कोर्ट में बहस जो की है सबूतों और टेक्निकल पॉइंट्स के बुनियाद पे कि कोर्ट ने हमारी बातें मानी। तो एक तो वही बात रहेगी और 156(3) की जो ताकत है वो पुलिस चाहे कोई भी इन्वेस्टिगेट कर रही है उसको मजिस्ट्रेट को सुपरवाइज करना होता है, और इस बारे में भी जज साहब ने कहा है कि मजिस्ट्रेट ने ठीक से पुलिस को सुपरवाइज नहीं किया, इसीलिए भी ये कोताहियां हुई हैं। लेकिन इस केस में हम हाईकोर्ट भी जाएंगे जिसमें हम ये कहेंगे कि अभी हमने किसी को नहीं बताई ये बात कि हम ये चाहेंगे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन किसी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कराए, मगर बुनियादी तौर पे हमारे पास भी मजिस्ट्रेट साहब के जरिए से इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सबूत देने हैं वो रिकॉर्ड पे लाके पुलिस को मजबूर किया जा सकता है कि वो कानून के तरीके से इन्वेस्टिगेशन ना करे, गैर कानूनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन ना करे, सबूतों को रिकॉर्ड पे लाए, उसके बाद चार्जशीट फाइल करने पे पुलिस जो है मजबूर होगी क्योंकि सबूत इतने ज्यादा हमारे पास है। तो अब हमारे साथ नासिर साहब जुड़ गए, उनसे कुछ चीजें जान लेते हैं। नासिर साहब, कितनी उम्र होगी आपकी? सर मेरी 36 ईयर। अच्छा, नौजवान ही हैं अभी आप, और आपके साथ ये हादसा हुआ, आपकी आंख में गोली मारी गई है? जी बिल्कुल, सामने से मेरे गोली मारी गई आंख के अंदर। पारिवारिक स्थिति क्या है आपके परिवार में, बच्चे, पत्नी, अम्मी, अब्बा? जी मेरे परिवार में सब दो, एक मम्मी एक पापा, और जी हम 5 भाई बहन हैं और सब एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, पर कमजोर वर्ग में ही आते हैं। शादी हो गई आपकी? जी सर शादी हो गई। बच्चे हैं? नहीं सर बच्चे नहीं। अच्छा, तो किस प्रोफेशन में हैं, क्या किया करते थे और अभी क्या कर पा रहे हैं, जिंदगी कैसे चल रही है? सर जिंदगी ठीक चल रही है, एक नौकरी करते हैं छोटी सी, उससे गुजर बसर चल रही है। अब ये कानूनी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, अपना परिवार भी आपको चलाना पड़ेगा, और जो आंखें जो होती हैं, कहते हैं सबसे बेशकीमती होती है इंसान की जिंदगी में, उसे आप खो चुके हैं, तो आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल सर, हम तो जद्दोजहद कर रहे हैं इंसाफ के लिए। सर हमें धमकियां और थ्रेट दी जा रही है, बार बार आते हैं और हमें दबाने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक के कहा है कि जो ये हमारे वकील साहब हैं इनके खिलाफ ये लिख दो कि इन्होंने अपनी तरफ से ये कंप्लेंट लिखवाई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपनी ही कंप्लेंट जो हमारे आप बीती हुई है वो हमने बताया है और कागज में लिख के भेजा है और बताया है। कहने लगे कि भाई ये अपने वकील साहब के खिलाफ ये ऐसा बयान दे दो, नहीं तो तुम्हें फर्जी मुकदमों में फांस दिया जाएगा। ये वकील साहब के खिलाफ जो बयान देने की बात आपसे लोग कहते हैं वो कौन कहते हैं, पुलिस कहती है या वो जो गुंडे टाइप के लोग हैं वो कहते हैं? पुलिस कहती है सर। कौन कहता है पुलिस में? पुलिस में जो भी आता है हमारे पास वो धमका के जाता है।
हाँ। कि तुझ पर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे, और वो लोग भी आते हैं कि तू अपनी एफआईआर दर्ज करा के दिखा दे। तो आपको डर नहीं लग रहा है, आपके परिवार वालों को डर नहीं लग रहा है? पहले ही अपनी एक आंख खो चुके माहौल हो। में हम तो बहुत ज्यादा डरे और सहमे में वो बैठे हैं सर। तो फिर कैसे इंसाफ की लड़ाई लड़ोगे? आपको लगता है वहां रहते हुए इंसाफ की लड़ाई लड़ सकते हो? सर डरे हुए सहमे हुए, पर हमें संविधान पे तो भरोसा है, अपने कानून पे तो भरोसा रखते हैं साहब, और महमूद प्राचा साहब पे भरोसा रखते हैं कि हालांकि इन्होंने हमारी ताकत को तोड़ने की कोशिश की, जो हमने सबूत पेश किए महमूद प्राचा साहब के सामने, उन्होंने संभाल के रखे, और उसी बेस पे इनके यहाँ मतलब छापा डाला गया, छापा मारा गया, और हमारे सबूतों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। चलिए, आपको महमूद प्राचा साहब पे भरोसा है और वो भी आपके भरोसे पे खड़े हैं, और तमाम उनके साथ जितनी मुश्किलात हैं उसके बावजूद भी वो आपके साथ खड़े हैं, और आप इंसाफ के लिए ये जद्दोजहद अपनी जारी रखेंगे। क्या परिवार के लोग समझाते तो नहीं आपको, अरे उनके भैया चल जो हो गया अब ऐसे ही रहने? तो ऐसा तो कुछ नहीं है सर, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, पर इंसाफ के लिए बोलते हैं कि भाई इंसाफ हमें जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, अपने इस जज्बे को बनाए रखिएगा, और यूं ही आप, महमूद प्राचा और तमाम लोग मिलकर दिल्ली दंगे में जो कुछ किया है, दिल्ली पुलिस ने या तमाम दंगाइयों ने जो कुछ किया है, उसको उनके अंजाम तक पहुंचाने की जद्दोजहद जारी रखिएगा। हमारी भी छोटी सी जो भूमिका होगी, है वही आपके बीच बैठ के पत्रकार तो बनने की कोशिश कर ही लेते हैं ना, बातें दिखा के, तो वो करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, फिर आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।